दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल विद्या ट्रिक्स ऑफिशियल में। इस चैनल पे हमारा ये पहला वीडियो है जो कि हिंदी का 12th क्लास का पहला चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है बातचीत, जिसका लेखक परिचय से हम लोग शुरू करेंगे। तो बातचीत जो निबंध है उसके लेखक जो है हमारे बालकृष्ण भट्ट हो गए। तो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जो है हमारे एग्जाम में जो है कई बार पूछा जा चुका है। तो खास करके क्वेश्चन जो है हमेशा वो इनके लेखक परिचय से ही आता है। तो हम लोग शुरू करेंगे। इनका नाम हो गया बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने बातचीत निबंध लिखा है। इनका जन्म जो है वो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। तो इनके जन्म और निधन से काफ़ी बार सवाल आ चुका है, इसलिए इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इनका निवास स्थान जो था वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में हुआ था। तो इनका जन्म जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि इनका निवास स्थान है। अब आएंगे इनके माता पिता के बारे में। तो माता के पिता के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। माता जी जो थी वो एक सुशिक्षित महिला थी, पिताजी एक व्यापारी थे। और बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई उनकी माता जी ने। तो माता जी ही जो थी इनकी प्राथमिक जो है शिक्षा जो है उसमें इनकी रुचि जगाई थी। तो इस प्रकार जो है इस पेज पे जो भी लिखा है उसकी जानकारी जो है हम आपको बता चुके हैं। और ये जो भी लिखा हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में कि पार्वती देवी जो है इनकी माता जी का नाम है और इससे रिलेटेड सवाल पूछ चुका है। तो आप लोग इनका नाम याद रखेंगे कि इनकी माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। और इनका जन्म और निधन, ये दो चीज़ जो है वो आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं उनकी वृत्ति के बारे में। तो वृत्ति के बारे में इसमें दिया गया है कि 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, यानी कि 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने पढ़ाया। यानी कि पूरे के पूरे 6 साल तक इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है पढ़ाने का काम किया है। उसके बाद आगे देखिएगा तो इसमें दिया हुआ है 1885, यानी कि 1885 में इन्होंने क्या किया। 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल 1885 में इन्होंने प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। यानी कि सीएबी स्कूल में इन्होंने संस्कृत पढ़ाया। कब? 1885 ईस्वी में। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। यानी कि ये पढ़ाने का काम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में किए हैं। तो इन्होंने 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन कराया, यानी कि वहाँ 6 साल पढ़ाए। फिर 1885 में इन्होंने सीएबी स्कूल जो है प्रयाग में जो स्थित है उसमें संस्कृत पढ़ाया। और फिर 1888 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग के ही कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में एक टीचर के रूप में, अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। परंतु हुआ क्या कि इनका स्वभाव जो था वो उग्र था। मतलब इनका स्वभाव जो था वो थोड़ा सा कड़ा था। जो उग्र स्वभाव के कारण इन्हें क्या करना पड़ा, बाद में नौकरी छोड़ना पड़ा। और नौकरी छोड़ने के बाद जो है उसके बाद इनका काम जो है लेखन पर ही निर्भर रहा। यानी कि जब ये इतना सारा जगह पे पढ़ा लिए उसके बाद जो है इनका स्वभाव जो है उसके वजह से इन्हें वो काम भी छोड़ देना पड़ा और बाद में ये लेखन के कार्य पे ही क्या रहे, निर्भर रहे। यानी कि अपनी लेखनी को ही इन्होंने क्या रखा, आगे जो है इसको बनाए रखा और लिखने का काम ही करते रहे। तो बाद में जो है ये पढ़ाने का काम इन्होंने छोड़ दिया। इनकी विशेष परिस्थितियों के बारे में भी हम एक नज़र देख लेते हैं। तो इनकी विशेष परिस्थिति क्या थी? पिता के निधनों उपरांत, यानी कि पिता के मर जाने के बाद, तो पिता के निधनों उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलेश का सामना। यानी कि जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, पैतृक व्यापार यानी कि जो इनका जो है पुश्तैनी जो बिजनेस है उसको संभालने के नाम पे जो है इनके घर में जो है गृह कलेश यानी कि विवाद और झगड़े इत्यादि होने लगे। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यहाँ पे जो है साहित्य है। तो ये जो बोल रहा है कि पिताजी जो थे उनके मरने के बाद जो उनका पैतृक व्यापार था उसको संभालने के लिए इनके घर में जो है वो आए दिन झगड़े इत्यादि होते रहते थे। जो बाद में इन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया और छोड़ करके
कैसे भी घर छोड़ करके ये आर्थिक संकट से जूझते हुए अपना काम निकाले और साहित्य के प्रति ही समर्पित रहे। यानी कि पिताजी के घर छोड़ने के बाद जो इनका आर्थिक स्थिति था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, वो खराब हो गया था। तो आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद जो है ये पूरी तरह से क्या हो गया, साहित्य पे ही निर्भर हो गया। तो इन बातों को हम याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन के मतलब तौर पे पूछ सकता है कि इनका जो है घर में जो है गृह कलेश का सामना किसके वजह से होता था, तो पैतृक व्यापार संभालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट के रूप में आप याद रखेंगे ताकि इससे सवाल अगर आए तो आप इसको बना सकें। तो अब हम बात करेंगे इनकी रचनात्मक सक्रियता के बारे में, यानी कि इन्होंने कौन-कौन सी रचनाएँ कब-कब की है और कितना सक्रिय रहे हैं उसमें। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें जो है रचनात्मक सक्रियता में सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि इन्होंने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। तो ये जो थे वो क्या हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे उनकी प्रेरणा से, यानी कि उनसे प्रेरणा लेकर के हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए। और ये सवाल आपका जो है कई बार जो है पूछ चुका है कि इन्होंने कौन सी मासिक पत्रिका जो है निकाला और कब निकाला। तो ये हिंदी प्रदीप जो है काफी बार ये पूछ चुका है। तो ये जो है आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था और ये 1877 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और ये इसे वे 33 वर्षों तक जो है चलाते रहे। यानी कि ये हिंदी प्रदीप जो है ये पत्रिका जो है इसको वो 33 वर्षों तक पूरा चलाते रहे और नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक और नैतिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। यानी कि इनका सबसे प्रमुख काम था निबंध लिखना। ये उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते थे और निबंध जो है काफ़ी अच्छा लिखते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस पेज में ये बनता है आपका कि हिंदी प्रदीप। तो ये हिंदी प्रदीप को आप जो है हमेशा याद रखेंगे कि ये मासिक पत्रिका जो है इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से शुरू किया था और ये हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से शुरू हुई थी 1877 में। ये डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो है वो बोला है कि 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। की समीक्षा करने का मतलब है कि उसका अवलोकन किया और उसके बारे में बताया। तो इसमें जो है लिखा हुआ है 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। यानी कि ये बहुत ही अच्छे आलोचक भी थे और पहले के टाइम पे क्या होता था कि कवि लोग जो है वो आपस में एक दूसरे के लिखी हुई रचनाओं को उसकी कमी और उसकी तारीफ भी किया करते थे। यानी कि अगर उसमें कुछ अच्छा है तो उसको बढ़ा करके बोलना और उसका जो है तारीफ करना, और अगर उसमें कोई कमी है या फिर कुछ ऐसा है जो कि ठीक नहीं है समाज के लिए तो उस पे वो आलोचना भी किया करते थे। तो ये जो थे हमारे बालकृष्ण भट्ट, वो 1886 ईस्वी में जो लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा हुआ संयोगिता स्वयंवर था उसकी काफी कठोर आलोचना इन्होंने की है। और ये सवाल भी आपका बोर्ड के दृश्य से जो है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो है संयोगिता स्वयंवर नामक जो है जो लिखा था इन्होंने श्रीनिवास दास जी ने, उसकी कठोर आलोचना ये कर चुके हैं। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित हुए किंतु अच्छा व्यवहार ना होने पर अलग हो गए। फिर से यही बात आ गई, पिछले स्लाइड में भी हम लोग जान चुके हैं कि इन्होंने क्या हुआ, इनको जो है एक बार जो है टीचर के पद से इसलिए इनको छोड़ना हटना पड़ा था क्योंकि इनका जो है स्वभाव उग्र था। वैसे ही यहाँ पर भी इन्हें अंतिम दिनों में जो है हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी में आमंत्रित किया गया, परंतु इनका व्यवहार जो है वही जो है बार बार इनके आड़े आ जाता है और इनको अलग होना पड़ता है। अब हम लोग आ जाते हैं इनकी रचनाओं पे, और ये भी जो है बोर्ड के अनुसार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन बनाए गए हैं बोर्ड में। तो इनमें जो है इसमें लिखा गया है, इनका द्वारा लिखा गया उपन्यास, इनके द्वारा नाटक जो लिखा गया है, प्रहसन और निबंध, इसके बारे में इसमें चर्चा है। तो ये सब जो है भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पे हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है। तो उपन्यास में इन्होंने रहस्य कथा,
नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, उसके बाद गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव इत्यादि जो है उपन्यास इन्होंने लिखा है। तो इस उपन्यास को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल आते हैं कि जैसे कि उसमें पूछ देगा कि रसातल यात्रा नामक उपन्यास जो है इनमें से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें नाटक उन्होंने कौन कौन से लिखे हैं। तो नाटक में इनका सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका रहा है कि इसमें ये पद्मावती, कृतार्जुनीय, बेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटर सोम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, फिर भारतवर्ष और काली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकट खेल और बाल विवाह आदि जैसे इन्होंने तमाम ऐसे क्या किए हैं, तो इन्होंने नाटक लिखा है। तो ये नाटक जो है ये भी आप लोग जो है काफ़ी अच्छे से याद रखेंगे। इसमें से जो है कुछ-कुछ जो है बार-बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि पद्मावती और नल दमयंती और दमयंती स्वयं, और शिशुपाल वध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये कुछ जो है आप लोग देख लेंगे। एक रेल का विकट खेल है, ये भी जो है काफ़ी बार पूछा गया है, और बाल विवाह, तो ये कुछ-कुछ जो है जो हम अंडरलाइन कर चुके हैं, इसको जो है आप एक बार देख लीजिएगा और इसको बार-बार याद कीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसमें प्रहसन, तो प्रहसन में आ जाएँगे तो यहाँ पे प्रहसन कुछ ज़्यादा नहीं है, मात्र 3 है, आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। तो ये जो है 3 ही है यहाँ पे प्रहसन, ये आप आराम से अगर थोड़ा-थोड़ा रिवाइज़ कीजिएगा तो हो जाएगा अभी से। फिर उसके बाद निबंध में जो है इन्होंने 1000 के आस-पास जो है निबंध लिखा है, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इन्होंने 1000 के आस-पास जो है निबंध लिखा है, लेकिन उसमें उसमें से जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कितने हैं, 100 है। तो भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में ये एक संग्रह प्रकाशित है। मतलब जो इनका निबंध है 1000 के आस-पास इन्होंने लिखा है, लेकिन 100 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो जो है कहाँ लिखा हुआ है, तो भट्ट निबंधमाला नाम से उनका 2 खंडों में एक संग्रह जो है प्रकाशित हुआ है। उसी में ये आपको जो है ये 100 के 100 जो है आपको ये निबंध जो है वो मिल जाएँगे। तो आगे इसका है जो लिखा है, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक हैं। यानी कि जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो हमारे आधुनिक हिंदी जो है उसमें जो है इनका काफ़ी ज़्यादा उनका निर्णायक भूमिका रहा है। तो वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रण्य हैं। अब इसका मतलब समझेंगे तो इस वाले जो पेज है उससे जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको बता रहे हैं, तो यहाँ है। तो भारतेंदु युग, तो सबसे पहले जो है इनके बारे में कहा गया है कि ये जो है भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। तो इससे जो है कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो किस काल के या फिर किस युग के जो है वो साहित्यकार हैं या फिर लेखक हैं। तो ये वाला जो है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आप याद रखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं, और ये आधुनिक हिंदी गद्य में इनकी बहुत ही भूमिका रही है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख प्रमुख और महान पत्रकार हैं और निबंधकार भी हैं, तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रण्य हैं। यानी कि इनकी भूमिका निबंध रचना और पत्रकारिता में, और उसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा ये आलोचना करने में इनको आनंद आता है, और ये बहुत ही बढ़िया आलोचना करते हैं। जैसे कि हम आपको पिछले पेज पे बता चुके हैं कि कैसे इन्होंने लाला श्रीनिवास दास जी के लिखे हुए संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की थी। तो इससे आप ये याद रखेंगे कि ये आलोचना और निबंधकार और पत्रकारिता ये तीनों चीज़ में ये क्या है, तो सबसे अग्रण्य है, यानी कि सबसे बढ़िया है और सबसे ज़्यादा जो है इसमें आगे हैं। तो ये बात आप इनके बारे में ये 3 चीज़ याद रख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ये बात जो है भारतेंदु युग के हैं, तो ये बात आपको एकदम गाँठ बाँध लेना है कि एग्ज़ाम में जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये किस काल के कवि हैं, तो ये क्या हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के या फिर भारतेंदु काल के कवि हैं। इसके बाद देखेंगे
बालकृष्ण भट्ट जो है उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपनी प्रभावशाली बहुमुखी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। तो यानी कि कहना चाहते हैं कि जो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो क्या किए, तो आधुनिक हिंदी साहित्य में फिर से ये बात आती है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में जो है उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली और बहुमुखी व्यक्तित्व, लेखन से एक नवीन धरातल और नया दिशा जो है दिया है। किसको? हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया रंग और रूप दिया है और मानस दिया है। यानी कि पूरी तरह से जो है हमारे आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया तरह से निखारा है और एक अच्छे तरह से जो है इस हिंदी साहित्य को जो है दिशा दिया है। तो ये चीज़ जो है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा किया गया है। निश्चय ही इस महत्व पुरातन कार्य में वे एकाकी नहीं है। तो एकाकी का मतलब होता है कि वे अकेले नहीं है, यानी अकेले नहीं है, उनके साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी और अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। यानी कि कहने का मतलब है कि बालकृष्ण भट्ट जी के इस आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नया रूप देने के पीछे केवल एक यही नहीं, बल्कि इनके साथ साथ ये जो बड़े बड़े नाम आपको दिख रहे हैं, ये लोग भी इनकी सहायता इसमें किए हैं, ताकि हिंदी साहित्य जो है, हमारी आधुनिक हिंदी साहित्य जो है वो उसका वर्चस्व बना रहे और वो एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ सके। तो उसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम, प्रताप नारायण मिश्र जी का नाम, प्रेमघन जी का नाम, राधाचरण गोस्वामी जी का नाम और उनके जैसे ही अनेक महान साहित्यकार जो है उनके साथ जो इस काम में भागीदारी बने। किंतु यह सर्वसम्मत मान्यता है कि अपने युगों के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करने वाले समर्पित साहित्यकार थे। मतलब ये है कि उन्होंने भले ही कितने ही उनका विचार जो है उग्र था, लेकिन फिर भी यह सब लोग जो है इस बात को मानता है कि इन्होंने जो है इस युग में, अपने युग में सबसे ज़्यादा जो है सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक जो है अपनी काम को निष्ठा से करते रहे हैं। यानी कि इनकी जो लेखनी है जो वो बरकरार रही है, उसमें इन्होंने कोई कोताही नहीं की है। ये इनके युग के जो है अन्य लेखक हैं वो भी इस बात से जो है अग्री करते हैं, यानी कि वो भी इस बात को मानते हैं कि ये अपने युग में जो है सबसे ज़्यादा साहित्य के प्रति सेवा करने वाले और समर्पित साहित्यकार थे। ये बात जो है उस वक्त के सभी लेखक मानते हैं। भारतेंदु युग के दो तीन प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ। यानी कि उस वक्त जो दो तीन जो भी प्रमुख साहित्यकार हुआ करते थे, उनमें जो है इनका विशेष स्थान है, जिसका जो है काम था अनवरत लेखन, और उस भारतेंदु युग का जो है रचनात्मक युग का जो है विकास इनकी वजह से हुआ था। तो ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका, जिससे जो है आगे का आने वाला द्विवेदी युग जो है उसका मूलाधार, यानी कि उसका बेस तैयार हुआ इनकी वजह से। तो इस प्रकार ये भी आपको देखने को मिला कि द्विवेदी युग का पहले कौन सा युग था? भारतेंदु युग। तो इसके पहले भारतेंदु युग था और उसके बाद जो है कौन सा युग आया? तो द्विवेदी युग आया। यानी कि भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया और उससे पहले भारतेंदु युग था। तो ये युग जो है, इनमें जितनी भी रचनाएं हुई और जितनी भी सक्रिय रचनाएं इन्होंने की, वो रचनाएं आगे चल के द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित करने में मदद की। तो इस प्रकार से इसलिए इनको काफी सम्मान दिया जाता है। आगे हम कहेंगे, इसमें दिया है कि साहित्य केवल कल्पना, विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु यह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वाङ्मय आपादान है, जो गहन लोक संप्रकृति से उपजता और दिशा पाता है। यानी कि इससे लेखक ये बात समझाते हैं कि उनके हिसाब से साहित्य जो है वो केवल एक मनोरंजन की या कल्पना या विलास की वस्तु नहीं है। नहीं तो जैसे लोग समझते हैं कि साहित्य का मतलब होता है कि कहानी वगैरह जो है वो केवल अपने मनोरंजन के लिए उसका इस्तेमाल होता है, जबकि लेखक जो है वो इस बात से पूरी तरह से इस बात को मना करते हैं कि नहीं,
उनके हिसाब से जो है ये एक केवल मनोरंजन की चीज़ नहीं है, अपितु जो है पूरा जो है एक जन समुदाय का चित्त जो है उसका जो है विकास होता है साहित्य के माध्यम से। और ये उनके चित्त के विकास का संवाहक है, यानी कि इसके माध्यम से ही उनके चित्त का विकास होता है और हमारी जो है जन संस्कृति जो है प्रवाहित रूप से जो है वो चलती है। और ये गहन लोक संप्रकृति से उपजता है और दिशा पाता है, और ये जो है लोगों के द्वारा ही ये जो है उपजता है, लोगों में ही उपजता है और उसी में जो है अपनी दिशा को जो है ये पाता है। उसके बाद देखेंगे, यह बोधपूर्ण प्रदान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है और इसके द्रष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता, यानी कि इस मान्यता को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रधानता देने का जो है भारतेंदु युग में जो है वो साहित्य से बनती है और इसके द्रष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है, यानी कि हर बात में बालकृष्ण भट्ट जो है इस मामले में जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रखर है, यानी कि इसमें जो है इनकी भूमिका बहुत ही विशेष है। तो आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी का विशेष रूप से स्मरणीय है। अब क्या ये रहा है कि हमारे आधुनिक हिंदी नवजागरण, यानी कि फिर से वही बात कि हमारी जो आधुनिक हिंदी है उसमें और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में, मतलब उस वक्त जबकि राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तो उस दौर में भी नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी, यानी कि मौलिकता को और अपनी भाषा को जो है प्रकृति और जातीय निष्ठा की पहचान कराते हुए और उस हिसाब से उसमें दिशा और प्रवाह देने का कार्य जितने भी महान लेखकों ने उस वक्त किया, उसमें से सबसे मतलब विशिष्ट रूप से जो है उभर करके उनका नाम आता है, किनका, तो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी का। तो इस मामले में भी वो सबसे विशेष इन्हीं का नाम उसमें सुनाई देता है। तो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी जो है एक तरह से जो है हमारे आधुनिक हिंदी और गद्य में जो है इनकी भूमिका सबसे जो है विशेष रही है। तो इस बात को जो है हम हमेशा स्मरण रखेंगे, ये बात कि इनकी भूमिका जो है हमारी आधुनिक हिंदी गद्य में सबसे ज़्यादा अहम है। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब इसमें लिखा क्या है कि बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। तो ये बात तो आप लोग अब तक तो जान ही गए हैं कि ये जो है क्या थे, एक गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक और पत्रकार। तो हम पहले भी इनके बारे में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी पत्रकारिता और उसके बाद ये लेखक होने के साथ साथ गद्यकार और निबंधकार थे। तो इन सभी बातों को जो है हम याद रखेंगे। आगे है, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। मतलब उनकी जो है गद्य की जो उनकी गद्य लिखने की जो भाषा है और उसकी जो कला है, तो वो काफ़ी जो है जड़ से जुड़ी हुई है, यानी कि एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई और यथार्थ में वो समाहित है। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है, यानी कि उनकी जो भाषाएं हैं वो काफ़ी जो है लोक व्यवहार में या आम बातचीत में जो इस्तेमाल होती है, वो भाषाएं ये अपने गद्य में लिखते हैं, ताकि जो है इनकी इनकी जो भी इनका लोकप्रियता है वो बरकरार रहे और ऐसे लोगों तक जो है फैले पूरी बात, जो ये बताना चाहते हैं। क्या होता है कि जो बहुत ही कठिन शब्द है, उस तरह के शब्द जो है ये इस्तेमाल नहीं करते थे। ये आम व्यावहारिक बातचीत का जो है तरीका है, उसी को जो है ये अपनाए हैं अपने गद्य में। तो इससे इनका जो है लोकप्रियता और भी बढ़ जाता है इस वजह से। आगे है, वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। तो ये जब जब ये गद्य लिखा करते थे, तो उस वक्त का दौर हमारा जो है स्वाधीनता और संघर्ष वाला दौर था, जिस वक्त हम गुलाम थे। और उस वक्त जो है जो मतलब ज़्यादातर जो है गद्य जो है उसी से रिलेटेड रहता था कि हमें जो है स्वाधीनता मिलनी चाहिए या फिर उससे प्रेरित करने जैसा उसमें
जो है गद्य लिखा जाता था। तो उस वक्त जो है टॉपिक जो है वही रहता था कि भीतरी बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों के टकराव, और इन्हीं सब से जो है वो प्रेरित रहते थे। तब के जो है गद्य थे, तो उस वक्त के जो गद्य थे वो इनसे प्रेरित रहते थे। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर उभरता है। मतलब उस टकराव को जो है ये एक ज्वाला के तरह इस्तेमाल करते थे और अपने गद्य को और निखारते थे, जो कि एक तेज और तेवर बनकर उभरता था इनके गद्य में। तो ये उनके गद्य में देखने को मिलता था। अब देखिए, इसमें भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। यानी कि अभी जो है हम लोग पीछे जो है सबसे पहले पेज में ये डिस्कस कर रहे थे, या दूसरे पेज में, कि हिंदी प्रदीप जो है इन्होंने लिखना शुरू किया था। कब लिखना शुरू किया था वो भी उसमें डेट हम बता चुके हैं। तो हिंदी प्रदीप में जो ये क्या लिखते थे, तो उपन्यास लिखते थे, नाटक और प्रहसन लिखते थे। यानी कि उपन्यास, नाटक और प्रहसन इत्यादि जो है ये हिंदी प्रदीप में लिखते थे। किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण सुउद्देश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ। अब इस लाइन को थोड़ा समझने का जरूरत है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो ये बोल रहा है सबसे पहले कि हिंदी प्रदीप में जो उन्होंने पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है। तो सबसे पहले याद करेंगे कि हिंदी प्रदीप क्या था। तो वो एक मासिक पत्रिका था, और ये जितने भी उपन्यास, नाटक और प्रहसन और निबंध की बात जो है हो रही है, ये सभी उस हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका में ये लिखते थे। तो उसमें से जो है ये कह रहे हैं कि उसमें से भी जिसमें ये सबसे ज़्यादा जो है क्या है, बढ़िया थे, वो बात था इनका क्या, निबंध। यानी कि सबसे ज़्यादा इनमें इनको रुचि थी निबंध लिखने में। यानी कि सबसे ज़्यादा ये जाने जाते थे निबंध के वजह से। तो अपने निबंध के बारे में ये काफ़ी प्रख्यात थे। तो वो बता रहे हैं कि इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा उनका जो है वो क्या था, मतलब सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो है इनका निबंध। तो ये बात ये बता रहे हैं, जिसमें जो है ये अपनी पूरी जद्दोजहद करके सब कुछ इसमें अपना लगा देते थे, पूरा अपना सामर्थ्य लगा करके, और ये उस काम को करते थे। अब आगे हम लोग चलेंगे। तो आगे जो है इसमें दिया है कि सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा। यानी कि सामयिक का मतलब क्या है कि उस समय का जो सामाजिक समस्या है उस पर इन्होंने लिखा। जैसे कि बाल विवाह, तो ये समाज का समस्या, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, राजा प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षित में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर इन्होंने खूब लिखा। क्या, तो निबंध। यानी कि वो समाज के प्रति जो है काफी ज्यादा क्या थे, तो समाज के प्रति जो है उनका काफी ज्यादा, मतलब उनकी संवेदनशीलता थी, जिससे वो उसके ऊपर जो है काफी निबंध उन्होंने लिखा है। जैसे कि बाल विवाह, ये जो है वो बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, यानी कि स्त्रियों को शिक्षा के को लेकर के वो सजग थे। महिला स्वतंत्र, यानी कि महिलाओं को जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। राजा प्रजा का जो व्यवस्था था उस वक्त, और कृषकों यानी कि किसान वर्गों की जो उस वक्त दुरावस्था थी, यानी कि उनकी अवस्था ठीक नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के, और सुशिक्षित में परिवर्तन, यानी कि जो भी हमारे देश में जो जो पढ़े लिखे लोग हैं उसमें जो है परिवर्तन लाना, देश सेवा और अंधविश्वास आदि विषय पे इन्होंने खूब चर्चा की है अपने लेख में। उसके बाद क्या है, तो विविध मनोभाव और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खूब लिखा। इन सभी सामाजिक समस्याओं के अलावा इन्होंने विविध मनोभाव, यानी कि अलग-अलग तरीके के मनुष्य के जो भाव हैं, और भाषा साहित्य, यानी कि भाषा साहित्य के विषय पे खूब लिखा है इन्होंने। उसके बाद भी अगर इनको इनकी अगर आगे देखें, तो व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मपरक, कलात्मक निबंध भी इन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। यानी कि सैकड़ों जो है इन्होंने अब तक जो है व्यक्तियों से संबंधित व्यक्ति व्यंजक और आत्मपरक, यानी कि खुद को परखना, और कलात्मक, यानी कि कुछ कलात्मक और रचनात्मक निबंध इन्होंने लिखा, जिसकी संख्या जो है बहुत थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो भी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्होंने इनकी इनकी मतलब इनके तारीफ में इनको कहा कि ये अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में इनको रखा। तो ये सवाल जो है इस पेज से भी काफी बार आ चुका है कि ये वाला जो है कि
किस लेखक ने बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो ये बार-बार पूछा जा चुका है, इस बात को आप याद रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है क्योंकि बिहार बोर्ड में जो है बार-बार क्वेश्चन रिपीट करता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इस पाठ को जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम जो है बातचीत है और लिखा किसने है तो बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो इसमें जो कह रहा है कि ये शीर्षक जो है बातचीत, इसमें निबंधकार की खुद अपनी व्यक्तित्व और निबंध कला का जो है और भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इस जो चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे उसमें बार-बार जो है आपको इनके खुद की जो व्यक्तित्व है उसके दर्शन आपको बार-बार होंगे। तो आप इसमें इनके खुद के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे इस चैप्टर के हिसाब से। तो प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को ही पुष्टि सहज ही पुष्टि और प्रमाणित करता है। मतलब कह रहा है कि ऊपर जितनी भी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड में, तो उन सभी बातों को जो है पुष्टि ये वाला जो निबंध है वो सहज तरीके से करता है। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे। अब लास्ट में बस ये आपके आपके लेखक परिचय में बस यही बचा है कि इनके बारे में एक कोट है जो आपको पढ़ना है और ये कोट रामविलास शर्मा जी के द्वारा कहा गया है। किसके बारे में? तो हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट के बारे में। तो लिखा है, उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। मतलब उनकी जो वास्तविकता जो है, मतलब रामविलास शर्मा जी के द्वारा, इनके द्वारा जो है उनके बारे में ये सोचते हैं ये कि वे जो है वो क्या है, वास्तविक रूप से जो है प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान, मतलब उनके हिसाब से जो है वो एक अध्ययनशील विद्वान है और उनकी जो बुद्धि है वो काफी तीक्ष्ण है। किस चीज के लिए? आलोचक के लिए, मतलब आलोचना के लिए। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। यानी कि हिंदी में जो है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि खुल के जो है आलोचना कर पाते हैं। मतलब ऐसे बहुत कम लेखक आपको मिल जाएंगे देखने को जो कि खुल के किसी भी, मतलब किसी भी लेख का आलोचना करे। लेकिन ये जो थे ये बिल्कुल बेखौफ किसी के भी, मतलब किसी के भी लिखे गए आलेख के बारे में खुल करके ये अपनी राय रखते थे। तो ये बात जो है इनको काफी अच्छी लगती थी रामविलास शर्मा जी को कि हिंदी में जो है, आधुनिक हिंदी में जो है आलोचना करना जो है वो शुरू इनके द्वारा हुआ था। इसलिए इन्होंने इनको जो है आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना उचित समझा है। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। मतलब धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर इन्होंने रखते हुए प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली। यानी कि उन्होंने इस तरह से नहीं कि किसी को नीचा दिखाने के लिए उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया, ऐसा वो बिल्कुल ही नहीं करते थे। बल्कि वो इस तरह से आलोचना करते थे जिससे वो सामाजिक विकास हो सके उस चीज से और समाज को कुछ फायदा हो सके, और इस हिसाब से वो आलोचना किया करते थे जिसकी प्रशंसा स्वयं रामविलास शर्मा जी ने किया है कि वे जो है धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कस कर जो है प्रगतिशील आलोचना किया करते थे। तो ये बात भी है जो काफी अच्छा है। एक जो लेखक है वो दूसरे लेखक को उनके काम के लिए जो है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये बात भी काफी अच्छा है। ये इस लाइन से अगर सवाल आए किसने ये बात बोली थी कि वो आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता हैं, कौन? तो बालकृष्ण भट्ट। तो ये बात जो है आपके रामविलास शर्मा जी ने कही थी। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने पूरी कोशिश की कि इस लेक्चर को जानदार बनाया जाए और इसमें जितना हो सका है उतने सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।